दोस्तों, आपका स्वागत है हजेला आईएएस यूट्यूब चैनल पे। आज एक और मुद्दे के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। हिमालय का बड़ा भाई कहे जाने वाला और एक ऐसा मरुस्थली पर्वत या ऐसा कहा जाए कि एक ऐसा प्राचीनतम पर्वत जो न केवल भारत का अपितु संपूर्ण एशिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कहने को तो वह एक बलित पर्वत है, परंतु इतना ज्यादा अपरदित होने के कारण यह वर्तमान में अपरदित पर्वतों की श्रृंखला में भी आता है। एक ऐसा पर्वत अगर वह ना हो तो भारत में उत्तर भारत मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल में परिवर्तित होने की संभावना बढ़ जाती है। एक ऐसा पर्वत जो गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। हाँ दोस्तों, हम आज उसी पर्वत की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। एक ऐसा बिल लाया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर उस क्षेत्र में ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसे पर्वत का दर्जा दिया ही नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज अरावली पर्वत की। तो समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर ये सारी चर्चाएं हैं क्या, और अरावली पर्वत के महत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या इसका प्रभाव जलवायु में हो सकता है? क्या इसका कोई मानवीय गतिविधियों में या भारत की अर्थव्यवस्था पर असर हो सकता है? एक एक करके प्रश्न को उठाते हैं और बारीकी से समझने की प्रयास करते हैं कि अरावली पर्वत इतना महत्वपूर्ण भारत के लिए क्यों है। तो एक हैशटैग के साथ सेव अरावली सेव ह्यूमन लाइफ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वत के बारे में कहा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में यानी काल में इसका जन्म हुआ, जो लगभग आज से 2.3 या लगभग 3 अरब साल पहले हुआ। अरावली पर्वत बहुत ही प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और उसकी अगर हम गणना आज के वर्तमान के बलित पर्वत हिमालय से करें तो हिमालय पर्वत बच्चे जैसा समान प्रतीत होता है। अरावली पर्वत कहने को तो यह बलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति देखी जाए तो जब भारत, जो आज का वर्तमान भारत है, हिमालय के टकराने से पूर्व इसका निर्माण हुआ। इसके वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली में से बहुत ही आसानी से विभक्त किया जा सकता है। उत्तरी अरावली जिसे अजमेर से दिल्ली तक तथा दक्षिणी अरावली जिसे अजमेर से पालनपुर यानी गुजरात के अहमदाबाद तक देखा जा सकता है। उत्तर की बात अगर करें तो अत्यधिक अपरदित और दिल्ली के समीप पहुंचते पहुंचते ऐसा प्रतीत होता है कि अरावली पर्वत पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। कहने को यह इतना ज्यादा अखंडित या विखंडित हो चुका है कि 128 कई सारे छोटे छोटे पर्वतों को मिलाकर अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, परंतु आज वर्तमान में 128 पर्वतों में से 31 पर्वत पूरे तरीके से समाप्त हो चुके हैं। यह वही अरावली पर्वत है जिसे कहा जाता है खनिजों का म्यूजियम। यही नहीं, यह वही क्षेत्र है जो कई सारे खनिजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे खेतड़ी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व जहां से तांबा निकाला जाता था, उसी के करीब झुंझुनू और गणेश्वर जो कि तांबा की खान रही हैं। इतना ही नहीं, जवार माई जो जस्ता यानी जिंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, और दोस्तों भारत का गौरव कहे जाने वाला ताजमहल की जो संरचना हुई है, जिसके लिए जो मटेरियल यानी जो वस्तु का प्रयोग किया गया है सफेद संगमरमर, राजस्थान के अरावली पर्वत के मकराना से लिया गया। तो यह न केवल कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ है परंतु ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, 35,000 पूर्व के कई सारे मानव शैलाश्रय भी यहीं पे प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, यह कई सारी नदियों का उद्गम स्थल भी रहा है, जैसे सरस्वती नदी और भारत के मध्य प्रदेश में चलने वाली नदी यानी बनास नदी जो चंबल की सहायक नदी है, इसका भी उद्गम रहा। इतना ही नहीं, कई सारे छोटे छोटे या भारत का सबसे बड़ा सांभर झील कहे जाने वाले खारे पानी की झील भी अरावली पर्वत के समीप ही है। इतना ही नहीं, राजसमंद झील और भी अनेक कई सारे झील हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अन्य कुछ ऐसी ऊंचाइयां शेर है और इसके अलावा माउंट आबू भी है। माउंट आबू के करीब ही नक्की झील है जो मीठे पानी का स्रोत भी है। अब बात करते हैं अरावली की दक्षिणी क्षेत्रों के बारे में। अरावली यानी अजमेर के
लेकर पालनपुर तक की बात करें तो यह ज्यादा हरियाली वाला और ज्यादा ऊंचाई वाला पर्वत यहां देखने को प्राप्त होता है। वहीं अजमेर से दिल्ली तक की बात करें, शुष्क और कम से कम पौधे और वनों से घिरा हुआ है। तो ऐसा कहा जाए कि उत्तर की ओर ज्यादा इसका अपर्दन किया गया और दक्षिण की ओर थोड़ा बहुत संरक्षण आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर सामने आया है वह है मानसून की चिंता। आपको पता होना चाहिए कि भारत आजादी के इतने वर्षों बाद भी कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ वर्षा के जल पर निर्भर है। और सोचिए, अगर अरावली पर्वत ना हुआ तो यह आशंका लगाई जा रही है कि मानसूनी पर्वतों पर भी यानी मानसूनी पवनों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कारण यह है दोस्तों कि अरावली पर्वत, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, अरावली पर्वत के कारण कई सारी जो मानसूनी पवनें होती हैं वो इससे टकराकर उत्तर के मैदान यानी हिमालय के करीब चली जाती हैं और हिमालय से टकराकर उत्तर के मैदान यानी कि नर्मदा कहा जा सकता है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो द्वाब है उस पर अच्छी खासी वर्षा में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, अरावली प्राकृतिक रूप से जल विभाजक का कार्य करता है, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों की प्रणाली और सिंधु नदी के बीच का जल विभाजक के रूप में भी रहा। यह न केवल इस क्षेत्र के लिए जीवन दायिनी के रूप में कार्य करता है, जैसे सरावती आपका कहा जाए तो सरावती नदी, या आसान भाषा में बात किया जाए तो साबरमती के साथ साथ लूनी नदी और आपका बनास नदी के उद्गम का भी स्रोत माना जाता है। इतना ही नहीं, यह इस शुष्क क्षेत्र में आने वाले मरुस्थल को भारत के उत्तर के मैदान और खास तौर पे मध्य भारत के उच्च क्षेत्रों यानी ग्वालियर, भिंड, मुरैना को मरुस्थलीकरण से बचाता है। इतना ही नहीं, यह पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा क्षेत्र में भी मरुस्थल के प्रसार को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें अरावली पर्वत के, तो अरावली पर्वत के कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी माने जाते हैं खनिज की दृष्टि से। जैसे अगर हम बात करें किशनगढ़ मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, जहां से ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर ले जाया गया। जवार माइन जो कहा जाता है सीसा उत्पादन के लिए और जस्ता यानी जिंक उत्पादन के लिए अग्रणी क्षेत्र है। न केवल यह, इसके साथ साथ खेतड़ी, झुंझुनू और अगर कहा जाए आपका गणेश्वर, यह तांबा उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह क्षेत्र कई सारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे रणथंभौर, इतना ही नहीं सरिस्का और केवलादियो जैसे कई सारे संरक्षित क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में कई जगह पर बाघ, चिंकारा, नीलगाय जैसी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बिश्नोई समाज के लिए कहा जाए काला हिरण। ये सभी जानवरों के लिए एक संरक्षण का केंद्र रहा है अरावली पर्वत। दोस्तों, भारत में जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पूर्व से अरावली पर्वत भारत की एक पहचान के रूप में रहा है। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए अभी वर्तमान नियम के अनुसार जहां 100 मीटर से ऊंचाई को अगर हम पर्वत नहीं समझते हैं, तो अरावली पर्वत का लगभग 90% पर्वतीय क्षेत्रों को काटा जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि जो वहां खनिज माफिया या पर्वतीय माफियों के लिए यह बिल एक जन्नत जैसा हुआ, यानी इस क्षेत्र को पूरी तरीके से काटकर समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए यह सवाल कि क्या यह कदम सही है? क्या डेवलपमेंट यानी विकास और पर्यावरण के बीच का यह एक डाइकोटमी नहीं रहा, यानी दोनों की तरफ द्विध्रुवी नहीं बन गया? यह इतना ही नहीं दोस्तों, यह न केवल एक पर्वत है कुछ पत्थरों से बना हुआ, यह भारत की संस्कृति, राजस्थान की जीवन और भारत में कई सारे वन्य जीवों के संरक्षण का प्रतीक भी रहा है। तो यह रही अरावली की कहानी।